आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है ₹1.05 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शंस अप अगेन नाउ एट 8 मंथ हाई। तो जीएसटी कलेक्शंस बढ़ गए हैं। अब हम देख लेते हैं जीएसटी क्या है। ठीक है, तो जीएसटी क्या होता है? द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो कि ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बेची जाती हैं। जीएसटी कंज्यूमर पे करता है लेकिन गवर्नमेंट को वो बिजनेसेस पे करते हैं जहाँ पे हम जीएसटी पे करके आते हैं। मेन फीचर्स क्या हैं जीएसटी के? सप्लाई साइड पर लगता है। ठीक है, GST is applicable on supply of goods and services as against the old concept on the manufacture of goods or on sale of goods or on provision of services। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। GST is based on the principle of destination based consumption taxation as against the present principle of origin based taxation। तो GST के फीचर्स क्या हैं? ये सप्लाई साइड पर लगता है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है और ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अब कल मैंने आपको बताया था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले, जो कि स्कॉलरशिप स्कैम चल रहा है, उसी में इन्होंने बताया है कि और किस किस तरीके से स्कैम किया गया था स्कॉलरशिप का, एक नेक्सस बना के मिडिल मैन बैंकर्स के बीच में। तो अब झारखंड की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। Taking note of ongoing investigation by the Indian Express, which has revealed several cases of fraud by nexus of middlemen, school staff, and state government employees to illegally divert funds from a central scholarship for minority students in the state, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren on Sunday ordered a probe into the big scam। तो अब इस पर प्रोब होगी, पता चलेगा कैसे क्या है। अदर साइड ऑफ एपीएमसी रिपील, बिहार फार्मर वांट मंडीज लाइक पंजाब। तो अभी जो सेंटर ने फार्म बिल्स दिए हैं जिसमें से एपीएमसी की मोनोपोली थोड़ी खत्म की जा रही है और बाहर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो ये चीज़ बिहार ने 2006 में ही कर ली थी। लेकिन अब बिहार के फार्मर्स बोल रहे हैं कि उनको एपीएमसी वापस चाहिए जैसे कि पंजाब वगैरह में है। तो इन 2006 नीतीश कुमार गवर्नमेंट रिपील्ड बिहार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट अलाउइंग क्रॉप्स टू बी फ्रीली ट्रेड आउटसाइड द स्टेट्स रेगुलेटेड मंडीज। But 14 years on, when the Narendra Modi government at the center has enacted a law dismantling the monopoly of APMC mandis all over India, तो अभी जो बिहार के फार्मर्स हैं ये बोल रहे हैं हमें वापस APMC चाहिए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फार्म फायर एट 40% सीजन्स हाईएस्ट। तो जो स्टबल बढ़ने की वजह से पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शेयर ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फार्म फायर्स इन डेलीज एयर इंक्रीज टू एन एस्टिमेटेड 40% ऑन संडे। डेलीज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है ड्यू टू एमिशंस फ्रॉम स्टबल बर्निंग फायर्स इन पंजाब। तो ये कैसे पता चला है? सफ़र और AQI से पता चला। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। द AQI इज एन इंडेक्स फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी, और ये भी बताता है कि हेल्थ इफेक्ट में कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। AQI 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स पे कैलकुलेट किया जाता है। ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। अब ये सफर ये किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी बाय मेजरिंग द ओवरऑल पोल्यूशन लेवल एंड द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी। ये सिस्टम किसने डेवलप किया था? सफर का। ये डेवलप किया था IITM ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, पुणे, एंड इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो सफर किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। इसे किसने डेवलप किया था? IITM में। और इसे कौन ऑपरेशनलाइज करता है? तो IMD। अब हम नेक्स्ट में आते हैं डेंगू। तो डेंगू के बारे में एक मेथड आया था, वोल्बाचिया मेथड, जिसमें वो बैक्टीरिया होता है उससे इन्फेक्ट कर देते हैं उसको, जो मॉस्किटो होता है, तो फिर वो इनहिबिट कर देता है। अगर वो काटेगा भी तो उससे डेंगू नहीं होगा। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The bacteria Wolbachia inhibits viral infection. That is, even if people encounter mosquito bite, they will not be infected. This happens because bacteria does not allow the virus to replicate in the mosquito, thereby minimizing its number within the mosquito. इस method में क्या करते हैं? The scientists infected some mosquitoes with Wolbachia and then released these in the city where they bred with local mosquitoes until nearly all mosquitoes in the area were carrying Wolbachia bacteria. This is called the population replacement strategy. तो ये जो वोल्बाचिया है ये वायरल इन्फेक्शन को इनहिबिट करता है। तो अगर लोगों को मस्क्यूटो बाइट हो भी गई है तो वो इन्फेक्ट नहीं होंगे डेंगू से। ये क्यों होता है? बिकॉज बैक्टीरिया अलाउ ही नहीं करता वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए मस्क्यूटो में, इसलिए उसका नंबर भी मिनिमाइज हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने कौन सा मेथड यूज़ किया? साइंटिस्ट ने कुछ मस्क्यूटोज को इन्फेक्ट कर दिया वोल्बाचिया बैक्टीरिया से और फिर उनको रिलीज कर दिया सिटी में। फिर वो लोकल मस्क्यूटो के साथ उन्होंने ब्रीडिंग की, फिर सारे मस्क्यूटोज के अंदर धीरे धीरे वोल्बाचिया बैक्टीरिया आ गया। इसे बोलते हैं पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। ये तो सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हाँ, यहाँ पर MEA
पाकिस्तान मूव बिड टू कैमोफ्लेज ऑक्यूपेशन। तो आपको पता होगा गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने अपनी एक नई प्रोविंस बना दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या कहना है, आवर्स आफ्टर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस्ड provisional provincial status for Gilgit Baltistan, India on Sunday said that Pakistan's move to name Gilgit Baltistan as its fifth province is meant to camouflage its illegal occupation of the area, but it can't hide the grave human rights violations, exploitation and denial of freedom to the people for over 7 decades. तो भाई ये हमारी इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जो ऊपर से उसे प्रोविंशियल अपना और बना दिया। अब सिडिशन, सिडिशन क्या होता है, सिडिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सिडिशन जो कि फॉल होता है अंडर आर्टिकल 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड के अंदर 124A सेक्शन के अंदर आता है। ये सिडिशन को कैसे डिफाइन करता है, इज डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन इलीगल इन इंडिया सिंस 1870। ठीक है, कोई भी एक्शन जो कि गवर्नमेंट के लिए हेट्रेड या कंटेम्प्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करे तो वो इलीगल है सिंस 1870। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सिडिशन लॉ का, सेडिशन लॉ 17th सेंचुरी इंग्लैंड में थे, जब लॉ मेकर्स का ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट की सब सिर्फ गुड ओपिनियन ही दिए जाएंगे गवर्नमेंट के लिए। तो बिलीव दैट ओनली गुड ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड सर्वाइव एज बैड ओपिनियंस वर detrimental टू द गवर्नमेंट एंड monarchy. The sentiment was borrowed and inserted into the section 124A of IPC in 1870 by the British. तो फिर हमारे इंडिया के IPC में भी उसे रख दिया गया और ब्रिटिशर्स ने इसे यूज़ किया था बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को कन्विक्ट करने के लिए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को कन्विक्ट करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के क्या इसके लिए व्यूज़ है, क्या ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकता है, तो अब क्या है। In 1962, the Supreme Court decided on the constitutionality of Section 124A in केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इट अपील्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेडिशन बट लिमिटेड इट्स एप्लीकेशन। बस उन्होंने इसकी एप्लीकेशन का बेस थोड़ा नैरो कर दिया था। वो क्या बेस कर दिया था, दैट एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। ठीक है, it distinguishes these from very strong speech or the use of vigorous words strongly critical of the government। ठीक है, उन्होंने डिफरेंस बता दिया कि कितने बेस में हम मानेंगे कि सेडिशन है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन 1995 सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला कि सिर्फ स्लोगनरिंग जो लोग कर रहे हैं जिससे कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं आता उसको सेडिशन नहीं मानेंगे, कि आप सिर्फ स्लोगन्स रेज कर रहे हैं पर उससे पब्लिक कोई इंसाइट नहीं कर रही हो, कोई वायलेंस नहीं कर रही है, तो उसको आप सेडिशन में नहीं ले सकते। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अब शायद आर्टिकल्स हैं, हाँ, तो पहला आर्टिकल रेडी टू टेक ऑफ। ये हम एयर इंडिया की जो सेल हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट ने ऑन October 29 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस येट अनदर राउंड ऑफ चेंजेस टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ एयर इंडिया। सब्सटेंसिव चेंज किया है गवर्नमेंट ने। पहले ये क्या किया था, पहले ये था अब से पहले कि जो ये था कि जो भी एयर इंडिया को लेगा, अर्लियर द गवर्नमेंट हैड मैंडेटेड अ फिक्स लेवल ऑफ डेट कि कितना डेट जाएगा, और ये hefty अमाउंट है 23,286 करोड़। ठीक है, अब लेटेस्ट अनाउंसमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बिडर्स हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू डिसाइड द लेवल ऑफ डेट दे विश टू टेक ऑन वाइल बाइंग द डेट रिडन एयरलाइन। वो कितना डेट अपने पास लेना चाहते हैं तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा चेंज किया क्या है गवर्नमेंट ने, दूसरा चेंज ये किया है दैट द विनिंग बिडर विल हैव टू डिपॉजिट एटलीस्ट 15% ऑफ द बिड अमाउंट इन कैश विद द गवर्नमेंट अहेड ऑफ द शेयर ट्रांसफर। ठीक है, शेयर ट्रांसफर से पहले जो बिडर होगा उससे 15% ऑफ द बिड अमाउंट को कैश में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब ये क्रूशियल चेंजेस एक दिन पहले अनाउंस किए हैं जो कि लास्ट डेट थी, तो अब गवर्नमेंट ने डेडलाइन बढ़ा दी है December 14 तक, ताकि पोटेंशियल बिडर्स जो भी हैं वो एक बार इवेल्युएट कर दें न्यू टर्म्स ऑफ कंडीशंस को। The government hopes that these changes would make Air India a more attractive proposition. The high and rising level of debt has easily been the biggest stumbling block in the sale of Air India since it was first put up for sale in 2018. Air India had close to rupees 60,000 crore of debt even before the pandemic made things worse. तो एयर इंडिया पे बहुत ज़्यादा डेट है, 60,000 करोड़ का डेट है। तो एयर इंडिया को 2018 से सेल में रखा गया पर कोई भी प्रोस्पेक्टिव बिडर नहीं आ रहा इसके लिए। Given the fact that aviation has been one of the worst hit sectors in the wake of the COVID-19 pandemic, resulting in debt levels going up across the industry, the government was of the view, and rightfully so, that fixing the debt at any level could have reduced the universe of bidders. ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट उस पर भी इतना ज़्यादा डेट उसके बाद गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि इतना डेट आपको लेना ही लेना है, तो उससे बिडर्स तो कम ही हो जाएंगे। अब ऑथर का कहना है कि एक और दिक्कत है कि गवर्नमेंट के एफर्ट को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो टाइमिंग का है, क्योंकि अभी COVID-19 चल रहा है तो एविएशन सेक्टर वैसे भी वर्स्ट हिट है।
है, तो इस टाइम क्या कोई लेगा या नहीं लेगा देखने की बात है. मोस्ट एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हु वुड हैव मेड फॉर द बेस्ट bidders are struggling to survive themselves. Moreover, air traffic in October, while distinctly better than May, is less than half of what it was before the pandemic hit. और सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन अक्रॉस द बोर्ड है. तो एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा 2021 में भी मोस्ट एयरलाइंस के लिए, और वो तभी भी वर्स्ट हिट रहेंगी. Beyond the timing issue, it is too early to assess whether the latest weeks would be enough to attract interest from the buyers. It is noteworthy that in the previous iteration since 2018, Air India has not attracted a single bid. The trouble is, since Air India loses money each year, it is difficult for the government to wait out the stuff in the market. ठीक है, तो यही है. ये पॉलिटिकल आर्टिकल था. अब हम इस पर चलते हैं. पहले हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं. 70 लेसन फॉर वैक्सीन प्लान. अब सबको वैक्सीन दी जाए तो उसके लिए कुछ प्लान होना चाहिए, तो वो प्लान कैसे बनाना चाहिए, ये वाई.के. अलग जी ने आर्टिकल लिखा. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. मोंटेक सिंह आलूवालिया, एन इकोनॉमिस्ट विद कंसिडरेबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैज पॉइंटेड आउट दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी होगा तो हम कितने लोगों को वैक्सीन अवेल करा पाएंगे. तो इंडिया मैनेजेस टू वैक्सीनेट ओनली 65% ऑफ इट्स अंडर 5 year olds. 100 मतलब 150 मिलियन में सिर्फ हम अपने 100 मिलियन के लोगों को ही यहाँ पर वो दे पाएंगे वैक्सीन. बाई इम्प्लीकेशन 200 मिलियन पीपल टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड इन द फर्स्ट ईयर मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टारगेट. और इम्प्लीकेशन के हिसाब से हमें 200 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना था. तो दिस चैलेंज नीड्स केयरफुल थिंकिंग. तो अब इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमें केयरफुल थिंकिंग करके स्टैटिस्टिक्स बना के डेटा मैनेज करना पड़ेगा. We need to plan on a war footing, but the plan must also be realistic and based on local realities. तो पहला टास्क क्या होना चाहिए, एक रियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करना. कैसे कैसे करके हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन निकाल के विलेज लेवल पे देखना कि क्या हेल्थ का डेटा है. और कई कई केसेस में हमारे पास डेटा नहीं भी होगा तो हम वहाँ पे गेस वर्क करके डेटा बनाएंगे. Those who work such a system must be supported. They have a difficult task, taking decisions with the lowest probability of failure despite information gaps. तो हमारे यहाँ information gaps तो बहुत ही ज़्यादा, हर जगह information available होती नहीं है कि कहाँ पे क्या health statistics हैं, तो वहाँ पर हमें guess लेना पड़ेगा, वो भी guess ऐसा कि उसमें lowest probability of failure की. We must appreciate their heroism and forgive their mistakes. Any case, nasty parliamentary questions will have to be answered. और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि सेयत, पीएचएफआई, जो कि हमें हेल्प कर सकती है एक प्लान बनाने के लिए विद द नेशनल इंस्टीट्यूट्स. अगर हम और ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट चाहते हैं तो हम सेक्युलर धर्मा की तरफ मूव कर सकते हैं. जैसे कुछ गुरुज होते हैं, उनकी लार्ज फॉलोइंग होती है. फॉर एग्जाम्पल पांडुरंग शास्त्री अठावले, मोरारी बापू, द कथाकार इन वेस्टर्न इंडिया फॉर एग्जाम्पल. There are likely to be similar groups in different state and regions. ये एक्चुअली लीडर्स होते हैं जिनकी सॉलिड रेपुटेशन है फॉर फील्ड वर्क एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू फॉलो थ्रू व्हेन अ टास्क इज स्पेल्ड आउट टू देम. मतलब अगर इनको कोई टास्क दिया जाए और उनकी सॉलिड रेपुटेशन है फील्ड वर्क के लिए, तो ये भी हेल्पफुल हो सकते हैं कोई प्लान बनाने के लिए. द खालसा इज ऑफ कोर्स द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस विद अ ग्लोबल रीच. अब क्या ऑथर का कहना है कि एक्चुअली ऐसे प्लानिंग की जरूरत तब भी पड़ी थी जब हमें फूड में सेल्फ रिलायंस बनना था. उससे पहले तो हम अमेरिका से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे ना. तो एक्चुअली सच प्लानिंग वाज डन फॉर फूड सेल्फ रिलायंस इन द लेट 1960s एंड द 1970s. इन सम वेज द प्रॉब्लम वाज सिमिलर. जो ऑथर है उन्होंने पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन ज्वाइन किया था और इन्विटेशन एज इट्स एडवाइसर, उसको एडवाइसर के लिए बुलाया गया था ऑथर को, तो उन्होंने ज्वाइन किया था पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन. तो स्टाफ चीफ ने इनको हेल्प करते हुए और धीरे धीरे इनको एक्सपर्टीज दिलाई एग्रीकल्चर में. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं. वहां पे ऑथर ने देखा था जब ये वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था कि कुछ यार्डस्टिक्स पोलैंड वाले यूज हो रहे थे. ठीक है, तो ऑथर को लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ही पुट एन एंड टू दैट एंड आस्क्ड ईच कलेक्टर टू सेंड हिम डेटा फ्रॉम द फील्ड यूजिंग इट. वी मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बाई 1978 हमारे पास इतने इनफ ग्रेन हो गए थे कि हम खुद को फीड कर सकें. और धीरे धीरे ऑथर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बन गया. अब ऑथर के कुछ क्वेश्चंस हैं. विल वी नाउ हैव द करेज टू फेस रियलिटी? इट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव टू लुक एट द फेस ऑफ द डेथ, बट इफ वी मैनेज टू डू सो वी विल बिल्ड द बेस्ट पॉसिबल, दो बाई नो मीन्स नॉट परफेक्ट. भले हम परफेक्ट नहीं बना पाएंगे पर बेस्ट पॉसिबल तो बना सकते हैं ना, कि हमें कैसे मैप करना है, कैसे वैक्सीन अवेल करानी है. वैक्सीन प्लान धीरे धीरे हम उससे इंप्रूव भी करते रहेंगे एज वी गो अलॉन्ग. और ऑथर के कहना है nobody has the courage to talk what happens until then because it's not a good looking story even on art paper. जो कोविड-19 की स्टोरी है ना, वो आर्ट पेपर पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. ठीक है, पर हमारे पास करेज होना चाहिए कि हमें देखना चाहिए क्या हुआ है, हम आगे क्या कर सकते हैं. ठीक है, ऑथर का कहना है हमारे पास सेकंड हाईएस्ट कोविड केस लोड इन द वर्ल्ड है. सो ही जस्ट रोट द एंड लाइंस क्राई माय बिलव्ड कंट्री. अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे पढ़ते हैं. ऑफिसर्स एट वार.
वॉर। तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने एक लेटर लिखा है सीजीआई को कि एक जस्टिस हैं और जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, उनके बीच में एक नेक्सस है, और वो जो तेलुगु देशम पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको फेवर करते थे, उनके डिसीजन भी उसके फेवर में थे। तो इस पर ही आर्टिकल है। Undeterred, the Andhra Pradesh chief minister now attacks the neutrality of the High Court and alleged a nexus between that court and some justices and the chief justices and the Justice N.V. Ramana। अब ये जो जस्टिस एनवी रामना है, जो सीजीआई ऐसे बोबड़े हैं, जब ये रिटायर हो जाएंगे अप्रैल 23 2021 को, तो उसके बाद ये बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामना। और जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने इन पे भी कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। Never in the history of independent India has an incumbent chief minister written a missive to the CGI alleging such wrongdoing by a high court. Also seen as judge of the Supreme Court and has aided and abetted an enterprise। अब क्या कहना है सीएम के लेटर में, उनका ये कहना है कि he tried to destabilize and topple the democratically elected government of the state। कि उन्होंने कोशिश की थी कि इस गवर्नमेंट जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है उसे डिस्टेबलाइज करना। और उन्होंने ये भी बोला था कुछ इनडेलेबल ट्रेल हैं जो कि लीड करते हैं बैक टू द ओवर्ट एंड कवर्ट एक्शंस ऑफ द श्री एन चंद्रबाबू नायडू, जो उससे पहले थे चीफ मिनिस्टर, अभी जो है ना रेड्डी, उनसे पहले वाले जो थे, ऑनरेबल श्री जस्टिस एन वी रामना। अब ऑथर का क्या कहना है कि अब सीजीआई ड्यूटी बाउंड होंगे या तो डिस्क्रिशन लेडन होंगे कि वो इन हाउस इन्वेस्टिगेशन कराएं या फिर ना कराएं। द कंडक्ट इज कॉन्टिमेशियस एटलीस्ट ऑन 3 काउंट्स। अब ऑथर का ये कहना है कि जो सीएम ने लेटर लिखा है उसमें 3 जगह हम कॉन्टिमेशियस दिख रहा है। कैसा? पहले सीएम ने एलिगेशन लगाया कि वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को against the senior justice of the Supreme Court of India without meeting the robust evidence threshold for prima facie inquiry। और उनके पास कोई भी अभी एविडेंस नहीं है, कोई भी उन्होंने एविडेंस पेश नहीं किया और उन्होंने बोला कि वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, he names some incumbent justices and the chief justice of the high court as directly or indirectly giving judgments and orders at the instigation of justice Ramana। उनका ये कहना है कि जो कुछ चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो उस हिसाब से डिसीजन देते थे जैसा उन्हें जस्टिस रामना बोलते थे, इंस्टिगेट करते थे। तीसरा, जो उनके प्रिंसिपल एडवाइजर है अजया केल्लम, उन्होंने लेटर प्रेस को दिखा दिया। इवन सीजीआई ने इस पे कोई एग्जामिन भी नहीं किया था मैटर को, और ना ही उनके पास अपॉर्चुनिटी थी इसे एग्जामिन करने की, उससे पहले इन्होंने ये लेटर मीडिया में दिखा दिया। तो 3 इंस्टेंसेस से ऐसा पता चल रहा है कि उनका स्टैंड स्ट्रांग नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ऑथर का ये कहना है कि कुछ भी हो, ये मतलब अब बहुत पॉलिटिकल होता जा रहा है कि किसने किस पे एलिगेशंस लगाए। बस ऑथर का ये कहना है, एनी डिले मे रिजल्ट इन एन इनएडवर्टेंट एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुपरसेशन। वन होप्स दैट द यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद वुड रीअश्योर द नेशन दैट द सप्रेशन ऑफ जस्टिस इज अ थिंग ऑफ पास्ट एंड विल नेवर बी अलाउड टू रेज इट्स अगली एंड फियर्स मीन अगेन। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक तो फ्रांस पे है और ये डिलेमास ऑफ डेवलपमेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर ठीक है, हम एक बार कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ऑथर एक जगह पर रहता है, कौन सी जगह है, वहाँ पर उसका एक कॉटेज है बिनसार इन उत्तराखंड। ठीक है, बिनसार इन उत्तराखंड का ऑथर का वहाँ पे एक कॉटेज है। तो ऑथर वहाँ पर बता रहा है कि जैसे क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और डेवलपमेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटल भी वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो इतनी दिक्कतें हैं वहाँ पे, और वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है खास। तो ऑथर फॉल्ट लाइन्स ऑफ डेवलपमेंट बताने की कोशिश कर रहा है। अब जाकर तो वहाँ पे लाइट आई है, ठीक है, पर वहाँ पे सोलर पैनल्स हैं। ये एक स्टार्किंग डिफरेंस है। These tangible markers of progress mask, however, the deeper dilemmas of development. The reason I decided to pen article of Binsar was that in a microcosmic way, the nature and pace of development in this area mirror the fault lines that have to be resolved for a country to get into the trajectory of sustainable growth। तो जो ऐसे एरियाज हैं जो छूट गए हैं, अबेंडन हो गए, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो स्टार्किंगली डिफरेंस दिखाते हैं कि हमारे डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा फॉल्ट और कितना अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ बिल्कुल अनप्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है। The specifics will be different, but the essential issue focusing Binsar are the same as those that confront of our country। फिर ऑथर का कहना है कि कुमाऊं रीजन में कोई भी वहाँ पर जाएगा तो एक स्ट्राइकिंग मैनिफेस्टेशन दिखेगा ग्लोबल वार्मिंग का। वो कैसे? क्योंकि वहाँ की जो स्नो लाइन है वो रिसीड कर रही है। जो हाईएस्ट पीक्स है नंदा देवी की, त्रिशूल और पंचौली मैसिव, वो लार्ज रॉक फेसेस दिखा रही है, तो मतलब वहाँ की पूरी स्नो बह चुकी है। द पिंडारी ग्लेशियर इज ब्राउन टू द नेकेड आई। ऑफ कोर्स दिस विल ऑल चेंज व्हेन इन अ फ्यू वीक्स द विंटर स्नो सॉडल्स द रेंज इन वाइट। ठीक है, पर हाँ, जब वापस से ठंड आएगी तो फिर से स्नो से सब ढक जाएगा। तो ऑथर बस ये बताना चाह रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कितना ज़्यादा डेंजरस हमारे लिए।
तो ऑथर का कहना है वन कांट बट रिफ्लेक्ट ऑन द forewarning of the scientific community that if the world, and to be more specific India, does not tackle the issue of greenhouse gas emissions, it will for certain bequeath an irremediably damaged planet to the next generation. India can't afford to develop first and clean up later. तो हम ये नहीं कर सकते कि पहले डेवलपमेंट कर लिया अब हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन से डील करेंगे, आपको दोनों साइमल्टेनियसली डील करना पड़ेगा। अब उसके बाद कोविड-19 आ गया, तो ऑथर ने बोला कि वहाँ के जो विलेजेस थे बिनसार के, उनके साथ कितनी दिक्कत आई। वो प्लेन्स में गए थे नौकरियां ढूंढने, पर उन्हें वो भी नहीं मिली, और जो उनके पास पहली नौकरियां थी वहाँ पे जो सिक्योरिटी नेट था, वहाँ पे सिक्योरिटी नेट नहीं था जो सिटी में जॉब्स थी, तो वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहते थे। तो ऑथर ने क्या बोला है, COVID has included. Of course, it is not the numbers of infected that have roiled the villages. These appear to be few. It is the economic ramifications. Most of the young that had left for the plains in search of job are back, and if one goes by the comments that I have picked up from the locals, only a handful want to return to their earlier jobs. The lack of social security net in the cities has made them ask whether it might not be better to seek income generating opportunities closer to home. What those might be is, of course, their biggest concern. Agriculture and manufacturing offer no scope. बहुत का कहना है क्या उनको भी जॉब्स नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए कि इनकम जनरेटिंग जॉब्स उनके घर के पास हों। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग तो इसके बारे में कोई स्कोप दिखाते नहीं, पर ऑथर ने 3 सेक्टर बताए। ऑथर ने बोला कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और इको टूरिज्म ऑप्शंस हो सकते हैं उत्तराखंड में, बट देन द एमएसएमईज इंगेज्ड इन दीज सेक्टर्स आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। पर जो एमएसएमईज इन सेक्टर्स में है भी, तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये एंटरप्राइजेस अनवायबल है, उनकी कोई लिक्विडिटी ही नहीं होती है। The debate in the corridor of our economic industries as to whether to enlarge the fiscal stimulus or not, or whether the central government or the state should turn to the market to make up for the shortfall in GST revenues, acquire a different hue when contemplated through the non-academic lens of livelihood. There is no doubt. अब ऑथर का कहना है कि डिबेट ये चलता रहता है कि जो हमारी इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज के कॉरिडोर हैं, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, उनको अपना फिजिकल स्टिमुलस एनलार्ज करने के लिए क्या वो बोरो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टू इनलार्ज द फिजिकल स्टिमुलस और नॉट, क्या उनको बोरो करना है। तो ऑथर ने कहा कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि नो डाउट उनको स्टेट को हेल्प करनी कि सबको एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ इनकम तो मिल पाए। ठीक है, अब स्टार्क मैनिफेस्टेशन क्या है 2 ट्रैक डेवलपमेंट का। पहला ऑथर ने बोला है एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हट जाइए आगे, भले ही आप गांव में भी वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इन अ प्लेस विथ लिमिटेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ऑथर का बिंजार उत्तराखंड में भी है, वहाँ पे लिमिटेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल एम्यूनिटीज बिल्कुल है नहीं, लेकिन वहाँ पर भी एवरीवन कैरीज अ सेल फोन एंड मोस्ट कैन फाइंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। आई हैव अटेंडेड सेवरल जूम मीटिंग्स फ्रॉम माई हिमालय। ठीक है, अब टू माई माइंड दिस रिवील्स द sharpest fault line of all, the potentially deepening tension between society and the state. Technology has deepened aspirations. अब जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी तो उसकी एस्पिरेशंस तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना, जब इंसान ज़्यादा चीज़ें देखता है फिर ज़्यादा चीज़ों की वो डिमांड भी करता है। गवर्नमेंट इज परसीव टू होल्ड इट इन चेक वेदर इट इज इन बिंसार और द कंट्री एट लार्ज। दिस टेंशन विल हैव टू बी ब्रिज्ड इफ इंडिया इज टू डेवलप ऑन एन इवन सोशल कील। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रांस पे। तो फ्रांस में आपको पता है क्या चल रहा है। तब ऑथर ने फ्रांस के कुछ एक एक्ट डिफाइन किए हैं सेकुलरिज्म से रिलेटेड, अब हम देख लेते हैं। ये 1905 में एक्ट आया था। तो ये 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स फ्रांस में जो फॉलो करता है फ्रांस। पहला, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इक्वालिटी इन लॉ फॉर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ एंड न्यूट्रलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर। इन अदर वर्ड्स, देयर आर इन एनी मॉडर्न स्टेट 3 सेट ऑफ रिलेशंस। तो किसी भी मॉडर्न स्टेट में 3 सेट ऑफ रिलेशंस होते हैं। पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जो इंडिया में है, जो फ्रांस में है, वहाँ पे रिलीजन और स्टेट बिल्कुल सेपरेटेड है। ठीक है, इंडिया में लेकिन पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, यहाँ पे रिलीजन और स्टेट बिल्कुल सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, स्टेट रिलीजन में कुछ भी कर सकता है, मतलब इंटरफेयर कर सकता है, पर किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता। हम सर्वधर्म समभाव पे बिलीव करते हैं कि हमारे लिए सारे रिलीजन इक्वल है। ठीक है, अब फ्रांस में क्या है, फ्रांस में अब 3 सेट ऑफ रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं। पहला, रिलीजन और इंडिविजुअल के बीच में। दूसरा, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में। तीसरा, स्टेट और रिलीजन के बीच में। इन बी, जो बी वाला पॉइंट है, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, द स्टेट व्यूज द इंडिविजुअल एज अ सिटीजन एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप। जो स्टेट है वो सिटीजन को एज एन इंडिविजुअल देखता है, ना कि ऐसा देखता है कि वो किसी रिलीजियस ग्रुप का मेंबर है। द इम्प्लीकेशन इज दैट रिलीजन एंड स्टेट फंक्शन इन 2 सेपरेट एरियाज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो रिलीजन और स्टेट दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेटेड है। Donald Smith, a scholar from the University of Calgary, has compared the above relations as 3 sides of a triangle, and the integrity of A and B is largely determined by the third relationship which separates them. ठीक है, अब किसी भी स्टेट को सेपरेट करने के लिए, जो सेकुलर स्टेट, ऑथर का कहना है कि एक वॉल ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए बिटवीन स्टेट एंड चर्च। पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, इंडिया तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है और हमारे यहाँ वॉल भी नहीं है सेपरेशन की बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट, एंड स्टिल वी आर सेकुलर।
द फ्रेंच लॉ अटेम्प्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब इन्होंने, ऐसा नहीं है कि फ्रांस में ये सब एबॉलिश है कि आप जूइश स्कल कैप नहीं लगा सकते, मुस्लिम हेड स्कार्फ नहीं लगा सकते। ठीक है, इसमें बस यही है फ्रांस में, was that the students attending government schools or employees working in government offices must not display religious symbols of a conspicuous nature which would include even a large cross। ठीक है, अब ऐसे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आप अपने रिलीजियस सिंबल्स ऐसे नहीं दिखा सकते हो, बस ये है। There is no restriction on wearing any form of dress or display of any religious symbols in the country at large. The state, however, has to maintain absolute neutrality between one religion and the another. The France's insistence on the absolute separate of church and the state goes back to the 1905 in December that year. दिसंबर में तब पास हुआ था आर्टिकल। अब ये सेकुलर स्टेट है, ये तो आर्टिकल 1 में ही लिखा है, फ्रांस में लिखा है कि फ्रांस इज अ सेकुलर स्टेट, फ्रांस इज अ सेकुलर रिपब्लिक। देखो यहाँ पे लिखा है ना, आर्टिकल 1 ऑफ विच फॉर्मली स्टेट्स दैट फ्रांस इज अ सेकुलर रिपब्लिक। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो 1905 में ये एक्ट पास हुआ था, तब से ही ये सब चल रहा है कि स्टेट और रिलीजन सेपरेट है। अब ऑथर का क्या कहना, अ लॉ वाज पास्ड ऑन अप्रैल 11 2011। इस लॉ में क्या किया था, बुरखा वगैरह बैन कर दिया था कि आप पब्लिक प्लेसेस में अपने फेस को कंसील नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद से ही फिर बहुत दिक्कतें आने लग गई कि फ्रांस ने रिलीजियस वायलेंस को प्रोवोक किया है। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही। अब हम आगे चलते हैं। बस आई थिंक आज इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।